Hey guys, welcome back to React Redux User Application वीडियो सीरीज। इस वीडियो में हम कंपोनेंट हायरार्की को समझेंगे अपनी एप्लीकेशन का। साथ ही साथ हम इसमें जो अपना ऐड यूज़र पेज है जहाँ पर हम नेम एंड फ़ोन नंबर यूज़र का डालते हैं एंड ऐड यूज़र बटन पे क्लिक करते हैं। तो अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि जो भी हम यूज़र फॉर्म में यूज़र का डेटा डालेंगे तो फाइनली वो डेटा क्या होना चाहिए, अपने जो यूज़र्स का जो अरे है जो डेटा टेबल में दिखता है वहाँ पर उसमें वो नया यूज़र ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना VS कोड ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर टर्मिनल ओपन करते हैं Ctrl+J दबा के, देन npm स्टार्ट कमांड से हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। एंड अपना अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है localhost:3000 वेबसाइट पर, जिस पे बाई डिफ़ॉल्ट अपना यूज़र्स का डेटा शो हो रहा है। तो अभी हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं कि ऐड यूज़र में जब भी हम कोई यूज़र का डेटा जो है ऐड करेंगे, ठीक है, उसका नेम एंड फ़ोन नंबर अपन इनपुट में डालेंगे, ऐड यूज़र बटन पे क्लिक करेंगे तो वो जो यूज़र है जो भी हमने यहाँ पर डाला होगा तो वो यहाँ पर चौथा यूज़र ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी 3 यूज़र है, अगर नया यूज़र डालेंगे तो वो यहाँ नया यूज़र यहाँ पे शो होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अपना कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ पड़ी है अभी ऑलरेडी। तो अगर हम देखेंगे तो ऐड यूज़र पेज में अपना फॉर्म है जहाँ पर इनपुट फील्ड्स हैं और जहाँ पर बटन है जहाँ से हम यूज़र को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एंड अपना जो यूज़र्स का वो पेज है जहाँ पर हम अपना डेटा दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर यूज़र्स का हमने एरिया बना रखा है, हर एक ऑब्जेक्ट है, तो हर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक यूज़र है जिसका आईडी नेम एंड फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। एंड इस यूज़र्स पेज में हम क्या कर रहे हैं, मैप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो ये यूज़र्स का जो अरे है पे मैप फंक्शन चलाते हैं एंड हर जो यूज़र ऑब्जेक्ट है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, HTML के टेबल रो में। ठीक है, तो फाइनली ये टेबल रो जो है ये पूरा आपको ये ऐसे दिख रहा होगा, यहाँ पर ये पूरा टेबल रो है, तो इसमें हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसका डेटा निकाल के एंड उसको टेबल रो में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका यूज़र का नेम फ़ोन नंबर वो हम शो कर रहे हैं कॉलम्स में। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यूज़र का जो वेरिएबल है वो एक अरे है और वो किसके अंदर हमने बना रखा है, ये वेरिएबल हमने यूज़र्स पेज के अंदर बना रखा है। ठीक है, एंड ऐड यूज़र पेज में हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे 2 वेरिएबल हमने बनाए हैं, नेम एंड फ़ोन नंबर। ठीक है, तो ऐड यूज़र के अंदर नेम एंड फ़ोन नंबर वेरिएबल है जिसके अंदर अपनी वैल्यू रहेगी। इनपुट में जो भी नेम का हम नेम एंटर करेंगे एंड फ़ोन नंबर एंटर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने स्टेट एंड प्रॉप्स को पढ़ा था, तो उसके तरीके से हम देखेंगे तो ये अपना क्या हो गया यहाँ पर, ये अपना यूज़र्स का जो वेरिएबल है वो हमने किस में क्रिएट किया है, यूज़र्स पेज में क्रिएट किया है। तो यूज़र्स पेज का के लिए यूज़र्स ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, ये इसका स्टेट बन जाएगा, क्योंकि स्टेट क्या होता है, जिस भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो भी लोकल डेटा होता है वो उसका स्टेट कहलाता है। तो यूज़र्स कंपोनेंट के अंदर जो हमने वेरिएबल बनाया है इसका लोकल है ये, क्योंकि यहाँ पर इस कंपोनेंट के अंदर ये बन रहा है। ठीक है, ये कहीं बाहर से हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये खुद हम यहाँ पर बना रहे हैं यूज़र स्पेस के अंदर, तो ये इसका स्टेट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप डिफरेंस देखेंगे कि जो यूज़र्स कंपोनेंट का जो नाम है वो कैपिटल यू से है एंड जो वेरिएबल का नाम है ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, उसका जो नाम है वो स्मॉल यू से है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल स्मॉल का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आप यहाँ पर गलती से कैपिटल यू लिख देंगे वेरिएबल का नाम भी, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ क्या है। ये यूज़र्स सेम नाम अपन कंपोनेंट के लिए लिख रहे हैं और सेम नाम अपन वेरिएबल के लिए भी लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, ये तो यूज़र्स में स्मॉल यू यूज़ कर रहे हैं डेटा के लिए। हमने नेमिंग कन्वेंशन में पढ़ा था कि जो भी हम वेरिएबल्स के नाम होते हैं, अगर उसमें एक ही वर्ड है तो उसको स्मॉल लेटर से चालू करते हैं, एक से ज़्यादा वर्ड यूज हो रहे होते हैं तो नेक्स्ट जो वर्ड आता है सेकंड वर्ड उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में रखते हैं। ठीक है, तो अभी एक ही वर्ड है यूज़र्स, ठीक है, तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल में है, और अपन ने देखा था कि कंपोनेंट के जो नाम होते हैं
वो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना यूज़र्स जो है वो यूज़र्स कंपोनेंट के अंदर एक स्टेट है, एंड ऐड यूज़र के अंदर हमने नेम एंड फ़ोन नंबर बना रखे हैं। तो ये सेकंड लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने इसको कवर किया था कि कैसे हम यूज स्टेट की मदद से हम एक ही लाइन में अपना नेम भी वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं उसका, उसके लिए जो सेट वे उसको उस नाम को चेंज या उस वैल्यू को चेंज करने के लिए उसका फंक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, फंक्शन का सिंपली आपको नाम लिखना होता है, जो ये हुक होता है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए फंक्शन क्रिएट कर देता है। ठीक है, आपको तो सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना होता है राइट साइड में, एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसको दे सकते हैं। तो जैसे नेम वेरिएबल हो गया, सेट नेम उसका फंक्शन हो गया इसको वेरिएबल को चेंज करने के लिए, एंड उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्टी हो गई। जैसे फ़ोन नंबर था, और जो भी ये नेम एंड फ़ोन नंबर है इनकी वैल्यू जब कब चेंज होगी, जब अपन ने इनपुट में कुछ भी डालेंगे तो ये ऑन चेंज इवेंट ट्रिगर होगी। इसमें इवेंट ट्रिगर होगी तो हम क्या कर रहे हैं, जब भी इनपुट नेम वाले इनपुट में कुछ भी चेंज होगा तो हम सेट नेम जो फंक्शन है, जो यूज स्टेट के अंदर हम ने डिफाइन किया है सेट नेम फंक्शन, हम उसको कॉल कर रहे हैं और उसमें क्या पास कर रहे हैं, जो भी इनपुट का जो फाइनल वैल्यू आएगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के अंदर अपना फाइनल वैल्यू रहता है इनपुट का, वो हम सेट नेम में पास कर रहे हैं। तो सेट नेम क्या करता है, उसका लेफ्ट साइड का जो वेरिएबल होता है इसकी वैल्यू चेंज कर देगा। तो नेम की जो भी वैल्यू रही होगी उससे वो क्या कर देगा, जो भी अपन इनपुट में डालेंगे उसका वैल्यू के बराबर कर देगा। ऐसे फ़ोन नंबर भी सेम करेगा। तो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो अपना बटन है, ये बटन ऐड यूज़र नाम का जो बटन है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर फॉर्म में जाता हूँ तो जो ये बटन पे हम क्लिक करते हैं तो जो भी अपना डेटा है, तो यहाँ पर जब भी क्लिक करूँगा तो ये ऑन क्लिक अपन ने इवेंट बता रखा है यहाँ पर बटन में, ऑन क्लिक इवेंट। इसमें हम बोल रहे हैं कि ऑन सबमिट जो है उसमें चले जाओ। हम देखते हैं ऑन सबमिट क्या है। ऑन सबमिट एक फंक्शन है, तो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, और फंक्शन में बाइट ऑटोमेटिकली क्या पास कर देगा बटन, एक इवेंट पास करेगा। ठीक है, तो वो अपने को यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है। तो हम ऐसे सिर्फ फंक्शन का नाम भी लिख सकते हैं, और बटन जो रहेगा वो ऑटोमेटिकली उसमें एक, अगर आपने यहाँ पे कुछ वेरिएबल पैरामीटर दिया होगा फंक्शन को तो उसकी वैल्यू वो इवेंट बना देगा। तो हमने ये डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लिखा ताकि अपना जो फॉर्म है वो रिलोड ना हो जब भी हम सबमिट करें। यहाँ पे सिर्फ सिंपली कंसोल लॉग कर रहे हैं। तो भी इसमें हम देखने वाले हैं कि अब हम कंसोल लॉग नहीं करेंगे, जो भी हम वैल्यू डालेंगे हम ये वैल्यू को इससे अपन नया यूज़र क्रिएट करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि अभी क्या हो रहा है। अभी तो सिंपली कंसोल लॉग होगा, तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि अपना कंसोल लॉग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंट्रोल शिफ्ट आई से मैं टर्मिनल को ओपन करूँगा, यहाँ पे कंसोल का जो टैब है उसको खोलूँगा। इस एरर वर्ड्स को मैं अभी हटा दूँगा। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ यूज़र का नाम जॉन डो, फ़ोन नंबर कुछ डाल देता हूँ, ऐड यूज़र पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी कंसोल लॉग हो रहा है जॉन डो एंड 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अभी क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपना कंपोनेंट का हायरार्की बताया है। इसका हम इसलिए देखने वाले हैं इस हायरार्की को, क्योंकि एक कंपोनेंट के अंदर अपना यूज़र्स का डेटा पड़ा है, इस यूज़र्स के अंदर अपना यूज़र अरे का डेटा पड़ा है, और एड यूज़र फॉर्म के अंदर अपने हम इनपुट में अपना नेम एंड फ़ोन नंबर डाल रहे हैं। तो यहाँ से जो भी यूज़र का जो डेटा है वो अपने को चेंज करना है कहाँ पर, वो यूज़र्स जो अरे है उसमें 3 यूज़र हैं, उसमें 3 की जगह 4 हो जाने चाहिए जब भी हम ऐड यूज़र फॉर्म के अंदर जब क्लिक करेंगे बटन पे। तो यहाँ पर इस ऐड यूज़र बटन में हम क्लिक करना चाहते हैं, और यूज़र स्पेस का जो डेटा है जिसमें अभी 3 यूज़र दिख रहे हैं उसका डेटा चेंज करना चाहते हैं। तो इस वजह से हमको ये हायरार्की देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो अपना जो जहाँ से हम चेंज करना चाहते हैं वो ऐड यूज़र पेज है। तो यहाँ पर आप अपने कंपोनेंट का हायरार्की देखेंगे तो ये जो ऐप है app.js, तो ये ऐप कंपोनेंट अपना मेन कंपोनेंट है। इसके अंदर हमने 2 कंपोनेंट यूज़ कर रखे हैं, न्यू बार एंड राउट्स। इन राउट्स के अंदर हमने 3 जो है राउट में ये बता रखे हैं कौन से कंपोनेंट यूज़ करने हैं। राउट्स के अंदर हमने यूज़र्स, ऐड यूज़र एंड एडिट यूज़र, तीन जो पेज हैं तीनों के लिए डिफरेंट URL है, तो वो हमने राउट्स के अंदर बता रखे हैं। अभी सेम चीज़ को अगर हम अपने फाइल में देखेंगे, तो अगर हम अपना app.js के फाइल में जाएंगे, कंट्रोल P दबाऊँगा एंड ऐप टाइप करूँगा, app.js जो अपना फाइल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऐप अपना जो मेन कंपोनेंट है उसके अंदर हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर अपन यूज़ कर रहे हैं नेम बार इन राउट्स। उसके जो चाइल्ड हैं वो कौन से हैं, डायरेक्ट चाइल्ड, उसका नेम बार आता है और राउट्स आता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे लिखा
न्यू बार एंड राउट्स, ठीक है। तो ऐप के अंदर आपको न्यू बार एंड राउट्स दिख रहा है। आप देखते हैं कि ऐप के अंदर न्यू बार एंड राउट आते हैं। राउट के अंदर आप देखेंगे राउट यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ बंद हो रहा है। राउट के अंदर क्या आ रहे हैं, राउट के अंदर 3 राउट आ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। और पहले राउट के अंदर है यूज़र्स, दूसरे राउट के अंदर है ऐड यूज़र, तीसरे राउट के अंदर है एडिट यूज़र। तो वही चीज़ हमने लिखी कि जो ये तीनों यूज़र्स, ऐड यूज़र एंड एडिट यूज़र जो पेज हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं, राउट्स के अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये राउट्स के अंदर क्या आ रहा है, यूज़र्स, ऐड यूज़र एंड एडिट यूज़र, ठीक है। तो एक्चुअली में जो ऐप फाइल के अंदर हम दोनों चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, राउट्स को भी और यूज़र्स को भी। लेकिन जो यूज़र्स है वो किसके अंदर से आ रहा है, राउट्स के अंदर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में दोनों इस app.js फाइल के अंदर अपने को दोनों मिल जाएंगे, राउट्स एंड यूज़र्स। लेकिन हमने एरो इस तरीके से बनाया कि कौन किसके अंदर है। ऐप के अंदर राउट्स है एंड न्यू बार है, एंड फिर राउट्स के अंदर हम यूज़र्स, ऐड यूज़र एंड एडिट यूज़र तीनों को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये यूज़र्स कंपोनेंट है ना, तो इसके अंदर अपना जो है, जहाँ पर हम यूज़र्स का डेटा दिखा रहे हैं, तो ये यूज़र्स का जो वेरिएबल हो गया वो इस पेज के अंदर है, ठीक है। तो यूज़र्स पेज के अंदर अपना यूज़र का सारा अरे है। एंड अगर ऐड यूज़र में जाऊँगा तो ऐड यूज़र में जो अपना फॉर्म है, यहाँ पर अपना ऐड यूज़र का बटन है, जब इस पर क्लिक करते हैं और हमने जो भी इनपुट में एंटर किया है, नेम एंड फ़ोन नंबर, वो अपने को उस अरे में सेव करना है, ठीक है, यूज़र अरे में। लेकिन यूज़र अरे तो आपको यूज़र्स पेज में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हायरार्की में कि ऐड यूज़र में जो बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे तो यूज़र्स का जो अरे है, 3 यूज़र है उसमें, तो ऐड यूज़र से जो भी यूज़र ऐड करेंगे तो वो इसमें चला जाना चाहिए। ऐड यूज़र से नया यूज़र यूज़र्स पेज में ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यूज़र्स पेज के अंदर जो यूज़र वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं उसका डेटा चेंज होना चाहिए। उसका डेटा चेंज हम कहाँ से करना चाहते हैं, ऐड यूज़र पेज से, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या हम ऐड यूज़र से यूज़र्स पेज का डेटा चेंज कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है नहीं। हम ऐड यूज़र पेज से यूज़र्स कंपोनेंट का डेटा चेंज नहीं कर सकते हैं। इस कंपोनेंट का कोई भी डेटा है या ऐड यूज़र कंपोनेंट से चेंज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये एक दूसरे से मतलब लिंक नहीं है, डायरेक्ट लिंक नहीं है इनका, है ना तो ये इसके अंदर आ रहा है, ना तो यूज़र्स के अंदर हम ऐड यूज़र को यूज़ कर रहे हैं, ना ऐड यूज़र के अंदर यूज़र्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये अपना यूज़र्स का जो पेज है, यहाँ पर कहाँ पर हमने कहीं पर भी हमने ऐड यूज़र नहीं बोला कि ऐड यूज़र कंपोनेंट को कहीं पे यूज़ नहीं किया। सेम ऐसे ही ऐड यूज़र पेज में जाएंगे, इसके HTML में यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं पर भी हमने यूज़र्स पेज को यूज़ नहीं किया। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि हमने इस ऐड यूज़र के पेज के अंदर हमने कहीं पे इसको यूज़ नहीं किया है, यूज़र्स पेज के अंदर कहीं पे भी ऐड यूज़र यूज़ नहीं किया है। तो जब इन दोनों को एक दूसरे के अंदर यूज़ नहीं किया है तो हम क्या उनका डेटा चेंज नहीं कर सकते। तो इसका डेटा यहाँ पर पास कर सकते हैं, डेटा भी पास नहीं कर सकते और चेंज भी नहीं कर सकते। यूज़र्स का डेटा इसमें पास ही नहीं हो सकता क्योंकि यूज़र्स फाइल के अंदर ऐड यूज़र तो है ही नहीं। तो यूज़र्स फाइल के अंदर जब ऐड यूज़र कंपोनेंट ही नहीं है तो यूज़र्स इसको डेटा कैसे भेजेगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है कि अब ये दोनों आपस में लिंक नहीं है, तो ये किसके थ्रू लिंक है, ये आप देखेंगे तो ये राउट्स के थ्रू लिंक है, ठीक है। तो अपने को क्या कर सकते हैं हम कि अब जो है कि यूज़र्स के अंदर जो डेटा है वो हम ऐड यूज़र में यूज़ करना चाहते हैं, या फिर ऐसा बोले ऐड यूज़र के अंदर जो भी नया डेटा हम क्रिएट करेंगे तो उससे यूज़र्स का डेटा चेंज करना चाहते हैं। तो इन दोनों को हम तो इसके थ्रू हम इसका डेटा चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये काम करने के लिए हमको राउट्स एक इनका जो कॉमन है उसके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन कभी भी आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भी आप प्रोप्स होते हैं, जो भी डेटा पास करते हैं, तो वो ऊपर से नीचे पास होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि नीचे से ऊपर पास नहीं होता, मतलब कि नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल पे आप डेटा पास नहीं कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। ऊपर के लेवल से आप नीचे के लेवल पे डेटा पास कर सकते हैं। अगर इस कंपोनेंट के अंदर ये कंपोनेंट यूज़ हो रहा है तो इस कंपोनेंट से यहाँ पे डेटा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप कि अगर इस कंपोनेंट के अंदर ये कंपोनेंट यूज़ हो रहा है तो यहाँ से डेटा यहाँ पर नहीं जा सकता, रिवर्स में नहीं जा सकता, ठीक है। डेटा पास नहीं कर सकते हैं, लेकिन डेटा को चेंज कर सकते हैं फंक्शन के थ्रू। यहाँ से कोई फंक्शन भेजूँगा तो ये जो इसमें जो वो फंक्शन को यूज़ करेंगे उससे डेटा यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यूज़र्स के अंदर अपना यूज़र्स का वेरिएबल में अरे है और ऐड यूज़र से हम उसका डेटा चेंज करने वाले हैं, और दोनों कर नहीं सकते क्योंकि दोनों एक दूसरे में यूज़ नहीं हो रहे हैं। इसका कॉमन जो ये है, इसका कॉमन फ्रेंड, यहाँ से हम इसका मदद ले सकते हैं। तो अब हम ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ से डेटा इसको पास करेंगे, फिर ये
इसको पास कर देगा। या फिर ये जो फंक्शन है, यहाँ पर कोई फंक्शन बनाएंगे ऐड यूज़र नाम से, जिससे हम इसके अंदर जो यूज़र्स के जो अरे है उसमें चेंज कर सकें, नया यूज़र ऐड कर सकें। कोई फंक्शन बनाएंगे जो इसको पास करेंगे और फिर वो फंक्शन इसको पास कर देगा। तो फिर यहाँ पर जो भी फंक्शन को कॉल करेंगे वो फंक्शन यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा और इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन तो ये देखिए कि राउट जो है, राउट तो अपना खुद का नहीं है ये कंपोनेंट। ठीक है, ये राउट कंपोनेंट तो अपना खुद का नहीं है, ये तो कहाँ से आ रहा है हमको ये तो रिएक्ट राउटर डोम से मिल रहा है। ठीक है, तो उसको हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक सीन क्या हो सकता है कि हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि जो ये डेटा है, इसका जो डेटा है वो अपने को यहाँ से हटा के यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, मेन एप्लीकेशन में यूज़र का सारा डेटा रखना पड़ेगा, फिर उस यूज़र्स एप्लीकेशन के अंदर यूज़र का सारा डेटा रखेंगे, उसको यहाँ से यहाँ पास कर सकते हैं, यहाँ पास कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसको यहाँ से यहाँ भी पास कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम फंक्शन बना सकते हैं जिससे उस यूज़र का डेटा चेंज होगा, और वो फंक्शन हम इसको पास कर सकते हैं, इसको पास कर सकते हैं और इसको पास कर सकते हैं। यहाँ पर ये फंक्शन को कॉल करेगा तो यहाँ पर उसका डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक नहीं है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका जो डेटा है उसको यहाँ से हटा के यहाँ पर ऊपर के लेवल पे भेजना पड़ेगा ताकि इसके लिए आसानी रहे। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर सकता है कि ऊपर से कोई डेटा आ रहा है तो उसको ये यूज़ कर सकता है, और ये उसको ऊपर वाले चीज़ों को, उसके जो फंक्शन है उसको यूज़ करके उसका डेटा चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी जो अपना ये यूज़र्स का जो डेटा है वो अपने को एक्चुअली में यहाँ से हटाना पड़ेगा यूज़र्स कंपोनेंट से। इसको हम कहाँ बनाएंगे, इसको हम यहाँ से हटा के इसको कॉमन जगह पास कर देंगे ताकि इसको सब यूज़ कर पाए। तो कॉमन ऐसी जगह कौन सी है जहाँ पर सब यूज़ कर पाए, वो रही अपनी app.js। app.js ऐसी जगह है जहाँ पर नेवबार, देखिए नेवबार भी यूज़ हो रहा है, उसके अंदर app.js ऐसी जगह है जहाँ पर यूज़र्स भी यूज़ कर रहे हैं, ऐड यूज़र भी यूज़ कर रहे हैं, एडिट यूज़र भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमने कोई वेरिएबल यहाँ बनाया कि अगर ये यूज़र्स का डेटा यहाँ बनाया तो इसको हम तीनों में पास कर सकते हैं, इसमें भी पास कर सकते हैं, इसमें पास कर सकते हैं, इसमें पास कर सकते हैं और नेवबार में भी पास कर सकते हैं अगर चाहे तो। क्यों? वो इसलिए क्योंकि app.js के अंदर हम इन सारों कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं। app.js के अंदर ये सारे कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर रिटर्न में देखेंगे आप तो यहाँ पर हम ऐसे एट्रीब्यूट के तरीके से पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने लिए आसान है क्योंकि app.js के अंदर ये तीनों चीज़ें यूज़ हो रही है, सब पेजेस यूज़ हो रहे हैं। लेकिन हम वो यूज़र से ऐड यूज़र में नहीं कर सकते हैं क्योंकि ना तो यूज़र्स के अंदर ऐड यूज़र यूज़ हो रहा है, ना ऐड यूज़र के अंदर यूज़र यूज़ हो रहा है। दोनों पेज में एक दूसरे का कोई लिंक नहीं है क्योंकि एक दूसरे को कोई यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो अपने को कॉमन जगह पे अपना डेटा डालना पड़ेगा जिससे कि हम चेंज कर पाएँ और उसको यूज़ कर पाएँ। तो यूज़र्स का डेटा हमने अब यहाँ से हटा दिया, यूज़र्स के पेज से हमने उसको कहाँ मूव कर दिया है, app.js में। ठीक है, तो app.js में हमने ये मूव कर दिया। अभी मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो अभी अपने को एक एरर मिलेगा। ठीक है, तो एरर मिल रहा है अपने को users.js में, लाइन नंबर 19 पे बोल रहा है कि यूजर्स इज नॉट डिफाइंड। वो इसलिए क्योंकि यूजर्स के अंदर से जो ये कंपोनेंट है उसके अंदर ये जो डेटा था ये हमने हटा दिया वहाँ से। तो वो उसको पता कैसे चलेगा वो डेटा कहाँ से लाएगा जब उसके पास है ही नहीं अब, लेकिन तुमने तो वहाँ से रिमूव कर दिया, वो तुमने app.js में ट्रांसफ़र कर दिया। अब app.js में पड़ा है, वो यूज़र्स के अंदर थोड़ी है। अब अपने को उसको वहाँ से डेटा पास करना पड़ेगा, तब जाके उसको पता चलेगा ना यूज़र्स को, कंपोनेंट को, कि हाँ। तो अब अपने को डेटा अभी जो हमने मूव कर दिया है डेटा यहाँ पर app.js के अंदर, अभी देखेंगे आप डेटा कहाँ मूव हो चुका है यूज़र्स का, app.js में देखेंगे ये रहा कॉन्स्ट यूज़र्स, ये रहा डेटा। तो हमने यहाँ पे इसको यहाँ पर मूव कर दिया। ठीक है, तो अभी app.js में अपना सारा यूज़र्स का डेटा है। अब अपन यूज़र्स के अंदर अपना टेबल दिखा रहे थे, अभी वहाँ से यूज़र्स का डेटा हटा दिया, यहाँ भेज दिया। अब यहाँ पे भेजा है उसको, तो यहाँ से अब प्रॉप्स के तरीके से पास करेंगे यहाँ पर, तभी तो यूज़ कर पाएंगे। अब जब तक इसको डेटा यहाँ से यहाँ पास नहीं करेंगे तब तक वो यूज़ कैसे करेगा, अभी डेटा पास करना अपना बाकी है। हमने ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब डेटा को यहाँ से उठा के वहाँ पटक दिया, लेकिन अभी इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूज़र्स को मैं ट्रांसफ़र करूँगा डेटा इस यूज़र्स पेज में। ठीक है, तो यूज़र्स पेज में मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि कैसे हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, प्रोप्स की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा, ठीक है, जिसका नाम रखूँगा, फिर वेरिएबल नहीं, हम एक एट्रीब्यूट बनाएंगे, यूज़र्स उसका नाम रहेगा सेम, उसकी जो वैल्यू रहेगी वो भी सेम यूज़र्स वेरिएबल की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर्टी हो गई एंड उसकी वैल्यू क्या हो गई, लेफ्ट साइड में ये यूज़र ये प्रॉपर्टी हो गई, राइट साइड में उसकी वैल्यू हो गई। तो
तो यूज़र्स को अब क्या मिलेगा, डेटा मिल जाएगा कि कौन सा डेटा, किस नाम से डेटा मिलेगा, यूज़र्स नाम से। वो डेटा क्या रहेगा, यूज़र्स वेरिएबल, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर हम यूज़र्स को डेटा पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेटा कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर अपन, अब अपने को बाहर से डेटा मिल रहा है तो उसको यहाँ पर प्रोप्स लिख सकते हैं हम, प्रोप्स। ठीक है, तो प्रोप्स के अंदर डेटा रहेगा। उसको मैं सेव कर लेता हूँ उस फाइल को। अब यहाँ पर प्रोप्स से हम डेटा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अरे ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, कॉन्स्ट लिखेंगे, कॉन्स्ट वेरिएबल। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, हमको इक्वल टू लगाऊंगा। तो प्रोप्स जो ऑब्जेक्ट है उसमें से हम क्या निकालना चाहते हैं, यूज़र्स को निकालना चाहते हैं। यहाँ पे मैं यूज़र्स, प्रोप्स के अंदर यूज़र कैसे है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए ये वाला यूज़र्स, तो ये वाला प्रोप्स के अंदर, इस यूज़र्स के अंदर ये यूज़र्स ऐसे प्रोप जा रहा है। इसको मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब यहाँ पे ये निकाल लिया, तो अभी यहाँ पर देखिए, अभी ये लाइन नंबर 20 पे जो हमने बना रखा था वो अब यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी एरर नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ से डेटा उठा के ऐप में डाला और ऐप से फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिया प्रोप्स के तरीके से। और प्रोप्स से हमने यूज़र्स निकाल लिया फिर से, और अभी फिर से उसको यूज़ कर रहे हैं। तो अभी अपना ये काम करेगा। अभी मैं यूज़र्स पेज में जाऊँगा तो आप देखेंगे कि अभी ये देखो डेटा मेरे को वापस से दिखने लग गया। तो इस तरीके से हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। अपने को सेकंड केस ये देखना है कि अब डेटा यहाँ पर पड़ा है मेन app.js में। ठीक है, और यहाँ पर अपने को, यहाँ से अपने को डेटा चेंज करना है app.js का। app.js का जो डेटा है, ठीक है, उसमें 3 यूज़र है, उसमें उस 3 यूज़र से 4 यूज़र करने हैं। कैसे करेंगे, ऐड यूज़र में नया डेटा यूज़र डालेंगे और बटन पे क्लिक करते ही यहाँ का डेटा जो है वो चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हैं, ये कैसे करेंगे अब हम, उसके लिए ये देखेंगे आप कि यहाँ से एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें यूज़र जो अपना ये अरे है, ठीक है, तो उसका जो उसमें कोई नया यूज़र पुश कर सके, उसके लिए app.js में एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन को एज ए प्रोप पास करेंगे, किसको, ऐड यूज़र को। ठीक है, ताकि वो जब उस फंक्शन को यूज़ करेगा तो वो यहाँ पर, तो वो फंक्शन तो यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पर उसका फिर डेटा चेंज हो सकता है। अभी देखिए, आपको अगर मैं ये करके बताऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कॉन्स्ट क्या, ये ऐप जो है अपना, हमने यहाँ पर ये वेरिएबल बना रखा है, यहाँ पर एक फंक्शन बना देते हैं नीचे। कॉन्स्ट फंक्शन का नाम होगा सेट ऐड यूज़र, लिख देते हैं ऐड यूज़र। ठीक है, और एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे अपना इक्वल टू, ES6 के तरीके से बनाएंगे। तो इसके अंदर क्या 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 जाएगा, नेम एंड फ़ोन नंबर, जो अपना यूज़र फॉर्म, यहाँ पे ऐड यूज़र के अंदर आपको पता है कि ऐड यूज़र बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑन सबमिट बटन ट्रिगर होता है। और ऑन सबमिट के अंदर अपन ये नेम एंड फ़ोन नंबर जो भी हमने इनपुट में डाला है उसमें उनकी वैल्यू स्टोर है, इनपुट की जो भी हमने चेक करी है। तो नेम एंड फ़ोन नंबर को हम यहाँ पर ऐसे भेजेंगे और इसको यूज़ करके, तो अभी मैं कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ। तो यहाँ पर इस नेम एंड फ़ोन नंबर से हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यूज़र का ऑब्जेक्ट, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू ऑब्जेक्ट बनेगा, जिसमें तो हर एक ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए होता है, आईडी चाहिए होता है, नेम चाहिए होता है, फ़ोन नंबर चाहिए होता है। ठीक है, तो अभी नए टोटल कितने आइटम है, 3, ID1, ID2, ID3। तो नए वाले का आईडी क्या हो जाएगा, आईडी यहाँ पर 4 डाल देते हैं। ठीक है, एंड नेम क्या हो जाएगा, नेम प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो अपना ये नेम जो भी वेरिएबल से यहाँ पर मिल रहा होगा इस फंक्शन को, उसके बराबर कर देंगे नेम। एंड फ़ोन नंबर की वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जो भी ये पास हो रहा होगा यहाँ पे इनपुट में, उसके बराबर हो जाएगी फ़ोन नंबर। ठीक है, तो ये अपना यूज़र का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, और इसको अब हम अपने को इस अरे में डालना है। तो हमने ये अरे के अंदर पढ़ा था कि जब भी हमको किसी अरे के अंदर नया आइटम को ऐड करना होता है तो वो कैसे करते हैं, हम एक पुश फंक्शन होता है उसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार जो अरे का हमने जावास्क्रिप्ट वीडियो सीरीज़ में पढ़ा था, जावास्क्रिप्ट में अरे का पढ़ा था, तो अरे के मैंने फंक्शंस बताए थे, उसमें से देखिए एक फंक्शन होता है पुश नाम का। ठीक है, तो इस पुश को देखेंगे अगर हम, अरे रिवर्स, अरे पॉप, अरे पुश। ठीक है, देखिए अरे पुश क्या करता है, आपके अरे में अगर जैसे 3 आइटम है और पुश फंक्शन से आप क्या कर सकते हैं, नया आइटम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अपने केस में तो यहाँ पे क्या है, पूरे ऑब्जेक्ट हैं, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट हैं। एंड पुश की मदद से अगर हम उस पुश में जो भी अपने को पास करना होता है, जो भी अपने को ऐड करना है, तो अरे के अंदर अब डॉट पुश फंक्शन होता है। पुश फंक्शन में आप जो भी आइटम पास करते हो तो वो यहाँ पर, तो उसके अंदर आइटम ऐड हो जाएगा, लास्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी फंक्शन को हम यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पर अपना जो यूज़र्स का जो अरे है उसको हम चेंज करेंगे, यूज़र्स डॉट पुश फंक्शन यूज़ करेंगे इसके अंदर। पुश में अपना जो ये यूज़र का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसको पास कर देंगे यूज़र। तो ये अपने फंक्शन हमने बना दिया जो दो इनपुट लेता है फंक्शन, एक तो नेम लेता है एंड एक फ़ोन नंबर लेता है। एड यूज़र जो फंक्शन है वो दो पैरामीटर लेता है, नेम एंड फ़ोन नंबर, ठीक है। और वो क्या करेगा, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, नेम एंड फ़ोन नंबर से हम एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका आईडी अपन 4 दे रहे हैं और नेम की वैल्यू नेम के बराबर रहती है जो भी अपन इनपुट में पास कर रहे हैं ये यहाँ पर आ जाएगा। फ़ोन नंबर की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो क्या बनेगी, फ़ोन नंबर वेरिएबल के बराबर, एंड उसको हम ऐसे पुश कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने एडवांस जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट लिटरल्स पढ़े थे, तो ऑब्जेक्ट लिटरल्स को एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पर एडवांस जावास्क्रिप्ट में जाऊँगा, ऑब्जेक्ट लिटरल्स। तो उसमें क्या होता है कि अपने को जब अपना प्रॉपर्टी का नाम और वेरिएबल का नाम सेम होता है, जैसे यहाँ पर ऊपर एक वेरिएबल बनाया एंड अपने प्रॉपर्टी का नाम भी नेम है और वेरिएबल का नाम भी नेम है, तो हम डायरेक्टली उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे जिसका मतलब ये रहेगा कि प्रॉपर्टी का नाम भी नेम है कोलन एंड वेरिएबल का नाम भी नेम है, ठीक है। तो सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो नेम प्रॉपर्टी का वैल्यू वेरिएबल का नाम भी नेम, तो सिंपली अपन इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, कोमा नेम कोमा लिख सकते हैं। तो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ तो मैं ऊपर प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली ऐसे कुछ मैंने लिख दिया नेम। तो आपको ये देखना है कि ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट जो है आपका, जब आप ऐसे उसको दिखेगा नेम, तो वो ऑटोमेटिकली नेम कोलन नेम लिख देता है, ठीक है। ये काम वो कर देता है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ। तो ऐसे सेम अपन फ़ोन नंबर कोलन फ़ोन नंबर है तो फिर फ़ोन नंबर ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा प्रॉपर्टी की वैल्यू भी फ़ोन नंबर है और जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी फ़ोन नंबर है, ठीक है। तो फ़ोन नंबर वेरिएबल देखिए आप, इसका नाम भी सेम ही है। तो इसे आईडी रहेगा 4 और नेम प्रॉपर्टी की वैल्यू भी नेम रहेगी जो यहाँ से पास हो रहा है वेरिएबल की वैल्यू, फ़ोन नंबर भी जो प्रॉपर्टी रहेगी और उसकी वैल्यू भी एक फ़ोन नंबर वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वो रहेगी। तो इसको पुश कर रहे हैं। तो ये फंक्शन तो हमने क्रिएट कर दिया। अभी क्या ये इस फंक्शन को हम इस जगह से पास करेंगे कहाँ पर, अब ये फंक्शन कौन यूज़ करेगा, ये फंक्शन अपना फॉर्म यूज़ करेगा। तो इसको फॉर्म को पास कर देंगे एज ए डेटा। अब ये प्रोप बन के जाएगा ऐड यूज़र फंक्शन यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐड यूज़र या फिर इसका नाम यहाँ पर चेंज करके रख देते हैं, क्रिएट यूज़र लिख देते हैं, क्रिएट यूज़र, ठीक है। क्रिएट यूज़र नाम रहेगा फंक्शन का जो चेंज होके जा रहा है, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, अपना ये ऐड यूज़र जो फंक्शन ने बनाया है तो यहाँ से उठा के इसका नाम और यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। तो क्रिएट यूज़र फंक्शन के अंदर, तो क्रिएट यूज़र फंक्शन का नाम बन के जाएगा ऐड यूज़र के अंदर और उसकी वैल्यू क्या रहेगी ऐड यूज़र। और ऐड यूज़र क्या है यहाँ पर, ऐड यूज़र एक फंक्शन है जो क्या लेता है, दो इनपुट लेता है, नेम एंड फ़ोन नंबर, और क्या करता है वो एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाता है और यूज़र जो अरे है अपना उसमें पुश कर देता है, ठीक है। तो अब अपने ऐड यूज़र को भी डेटा पास कर रहे हैं अपन, है ना, एक प्रोप्स को यूज़ कर प्रोप्स के तरीके से डेटा पास कर रहे हैं ऐड यूज़र को। तो अपन हम ऐड यूज़र में भी क्या करेंगे, अब इसको भी डेटा मिल रहा है तो यहाँ पर प्रोप्स लिखेंगे, प्रोप्स, ठीक है। प्रोप्स में से क्या क्या निकाल सकते हैं हम, अपने पास कॉन्स्ट प्रोप्स से अपने को निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यहाँ से क्या भेज रहे हैं, क्रिएट यूज़र नाम, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड का जो नाम है वो वहाँ पर निकालते हैं, राइट साइड की तो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, ठीक है, उसके बराबर वो रहती है, लेकिन लेफ्ट साइड का जो नाम लिखते हैं आप वही निकालते हैं। यहाँ पे क्रिएट यूज़र नाम निकालूंगा मैं, जो कि क्या है, एक फंक्शन है, उसको क्रिएट यूज़र ऐसे ही लिखूँगा एंड प्रोप्स। जब इसको कॉल करेंगे तब इसमें पैरामीटर पास कर देंगे। तो क्रिएट यूज़र को कहाँ कॉल करेंगे हम, क्रिएट यूज़र को अपने को कॉल करना है कब, जब भी अपना बटन क्लिक होता है, बटन क्लिक होने पे अपना ऑन सबमिट फंक्शन ट्रिगर हो रहा है। ऑन सबमिट फंक्शन में यहाँ पर हम इस फंक्शन के अंदर इस क्रिएट यूज़र को कॉल कर देंगे। तो जब भी अपन बटन क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन ट्रिगर होगा, इसके अंदर अपन यहाँ पर बोल देते हैं क्रिएट यूज़र, ठीक है। तो क्रिएट यूज़र के अंदर दो पैरामीटर पास होते हैं, यहाँ पे देखिए आप web.js में उसको नेम चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, यहाँ पर आप दो पैरामीटर देंगे। तो दो पैरामीटर कौन से, पहला पैरामीटर कौन सा है, देखिए पहला पैरामीटर नेम होना चाहिए, दूसरा फ़ोन नंबर। पहला पैरामीटर नेम, तो नेम कहाँ पर है, अपना नेम वेरिएबल हमने यहाँ बना रखा है, जो इनपुट की जब भी वैल्यू डालते हैं तो नेम की वैल्यू चेंज होती है, जो अपन यहाँ पे पास कर देंगे। फ़ोन नंबर की ऐसे ही पास कर देंगे। अब यहाँ से कंसोल लॉग को हटा देते हैं क्योंकि कंसोल लॉग का काम अब हमने कर लिया ऑलरेडी। यहाँ पे मैं तो अब अपना एक्चुअली में क्या होगा, जब भी अपन बटन पे क्लिक करेंगे ऑन सबमिट फंक्शन कॉल होगा, ऑन सबमिट के अंदर हम
क्रिएट यूजर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो क्रिएट यूजर इसको डेटा के तरीके से मिल रहा है, यहाँ पे देखेंगे डेटा के तरीके से मिल रहा है। देखेंगे कि ऐड यूजर फंक्शन कहाँ पर है, ऐड यूजर फंक्शन अपना यहाँ पर है और डेटा के तरीके से तो क्रिएट यूजर मिल रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या है, ऐड यूजर। तो ऐड यूजर ये रहा और हमने क्या पास किया था यहाँ से, नेम एंड फ़ोन नंबर, तो उसको क्या मिलेगा, नेम एंड फ़ोन नंबर। तो ये फंक्शन ट्रिगर होगा, ये फंक्शन में जाएगा, उसके अंदर नेम एंड फ़ोन नंबर से वो यूज़र ऑब्जेक्ट बनाएगा और यूज़र्स अरे के अंदर पुश कर देगा। जैसे देखते हैं यूज़र्स का जैसे डेटा चेंज होगा 3 से 4, ठीक है, तो यहाँ पर जो डेटा है यूज़र्स को अब नया डेटा पास हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नया डेटा पास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो यूज़र्स पेज है वो डेटा कहाँ से यूज़ कर रहा है, और अल्टीमेटली वो डेटा तो यहीं से यूज़ कर रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ चेंज होगा तो वहाँ पर भी उसमें ऑटोमेटिकली चेंज मिल जाएगा उसको, ठीक है। तो उसको सेव करते हैं और उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर ऐड यूज़र फॉर्म में जाता हूँ, यहाँ पर मैं नेम डालता हूँ, वैल्यू डाल देता हूँ, ऐड यूज़र पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कुछ नहीं हो रहा है। क्यों कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने ये तो बोला ही नहीं कि अभी हम इस पेज पे हैं, तो हमने ये तो बोला ही नहीं कि जब भी ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे तो ये जो डेटा है यूज़र्स में जाएगा, लेकिन अपने को अब पेज चेंज करना है, ठीक है। इस पेज से हमको कहाँ जाना है, कौन से पेज में जाना है, यूज़र्स पेज में जाना है, ठीक है। अपना ये जो पेज है, अभी जैसे हम ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे ये डेटा लेके वो कहाँ चला जाएगा, उससे ये फंक्शन ट्रिगर होगा, तो फंक्शन से वो नया डेटा क्रिएट हो जाएगा। साथ ही साथ अपने को क्या करना है, अपने को पेज भी चेंज करना है। अपन चाहते हैं कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तो जो मेरा डेटा है वो यूज़र्स के अंदर चला जाए, साथ ही साथ ऐड यूज़र पे क्लिक करने से यूज़र पेज में चला जाऊँ, मैं इस पेज में आ जाऊँ, मैं यहाँ पर आ जाऊँ, ठीक है, लोकल होस्ट 3000 पे, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, तो जब एक पेज से दूसरे पेज में जाना है तो हम एप्लीकेशन में जब URL डाल के तो जा ही सकते हैं, वो रिएक्ट राउटर डोम में हमने मेंशन कर दिया है, ठीक है, कि क्या मेंशन किया हमने रिएक्ट राउटर डोम से कि हर एक राउट का अपन ने URL बना दिया और URL के साथ पेज जोड़ दिया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे तो चले जाएंगे यहाँ पे टाइप करके एंटर मार के, लेकिन बटन से क्लिक करके हम एक पेज से दूसरे पेज में जाना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी अपने पास एक हुक होता है रिएक्ट में, यूज़ नेविगेट करके, ठीक है। तो यूज़ नेविगेट की मदद से आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, यूज़ नेविगेट हुक अप को यूज़ करके उसमें आप अपना URL पास कर सकते हैं, जिससे वो क्या करेगा, उस URL पे चला जाएगा। तो यूज़ नेविगेट को देख लेते हैं कि यूज़ नेविगेट बनाएंगे कैसे। यहाँ पर मैं यूज़ नेविगेट को यूज़ कहाँ करना, अपने को ये ऐड यूज़र पेज में जब भी मैं बटन पे क्लिक करता हूँ ये ऑन सबमिट फंक्शन कॉल होगा, और इसके अंदर अपना क्रिएट यूज़र के बाद अपन चाहते हैं कि अपना जो यहाँ है, यहाँ पर अपन चाहते हैं कि गो बैक टू यूज़र्स पेज। यहाँ पर इसमें बटन पे क्लिक करूँगा, ये फंक्शन जाएगा, ये फंक्शन यूज़र का डेटा क्रिएट करेगा और फिर यहाँ पर हम पेज चेंज करना चाहते हैं ये काम होने के बाद इसी फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ नेविगेट को यूज़ करेंगे, तो कैसे यूज़ करते हैं उसको, पहले उसको हम ऐसे लिखते हैं कॉन्स्ट, एक वेरिएबल में यूज़ करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे नेविगेट नाम से, ठीक है, इक्वल टू, एंड यहाँ पर आप लिखते हैं यूज़ नेविगेट। यूज़ नेविगेट आपको बता रहा है कि कहाँ कौन सी लाइब्रेरी के अंदर आता है, वो रिएक्ट राउटर डोम डिपेंडेंसी के अंदर आता है वो, ठीक है। तो यूज़ नेविगेट आपको कहाँ मिलता है, रिएक्ट राउटर डोम। तो इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा एंड इसमें बस आपको कुछ पास नहीं करना होता है। यहाँ पर ये यूज़ नेविगेट में ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस लगाने होते हैं। तो आप देखेंगे यूज़ इफेक्ट, यूज़ स्टेट, ये सब जो हुक है वो रिएक्ट से मिलते हैं, और यूज़ नेविगेट आपको कहाँ से मिलता है, रिएक्ट राउटर डोम से, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ नेविगेट आपको एक वेरिएबल में सेव करना है, तो वेरिएबल का मैंने नाम लिख दिया नेविगेट, ठीक है। और ये नेविगेट एक्चुअली में एक फंक्शन होता है जिसके अंदर आपको अपना URL पास करना होता है उस URL पे जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको एक कॉन्स्ट नेविगेट लिखा इक्वल टू यूज़ नेविगेट। तो यूज़ नेविगेट एक फंक्शन रिटर्न करता है, एक फंक्शन देता है, तो नेविगेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन हो जाएगी। जो भी ये यूज़ नेविगेट से एक फंक्शन मिलेगा, ठीक है, और उसकी वैल्यू किसके बराबर बन जाएगी, नेविगेट के। नेविगेट एक्चुअली में एक फंक्शन रहेगा, तो फंक्शन को कैसे कॉल करना है, नेविगेट लिखेंगे एंड उसमें अपने को बस सिंपली URL पास करना होता है जहाँ पर हम जाना चाहते हैं। तो हम कहाँ जाना चाहते हैं, ये डबल कोट में स्लैश पे जाना चाहते हैं, क्योंकि हमने बताया कि हम जो URLs हैं वो किस तरीके से यूज़ करेंगे इसमें रिएक्ट में, ऐसे स्लैश
किसके लिए, यूज़र्स के लिए है, ठीक है। एंड स्लैश ऐड यूज़र इसके लिए, स्लैश का मतलब है क्या, लोकल होस्ट कोलन 3000 जो डिफ़ॉल्ट यूआरएल होता है, यहाँ पे स्लैश लिख दिया। ये हम देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं करता है। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, ऐड यूज़र पे क्लिक करता हूँ, तो बूम आप देखिए यहाँ पर कि अभी अपना 4th यूज़र आ चुका है, ठीक है। 4th यूज़र आ गया, उसका आईडी 4 है एंड उसका जो नाम है और उसका जो फ़ोन नंबर हमने डाला था वो सब यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम रहेगा कि यूज़र स्पेस से अभी मैं ऐड यूज़र में जाता हूँ, ठीक है। वही ये ऐड यूज़र पेज से वापस मैं यूज़र स्पेस में आता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे 3 ही हो गए वापस, 4, तो चौथा यूज़र जो हमने क्रिएट किया था वो भाग गया, वो वापस से नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ? वो ऐसा इसलिए हुआ है कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो वो रीलोड हो रहा है, ठीक है। अपना ये पेज है वो रीलोड हो रहा है, मतलब आपका एप्लीकेशन रीलोड हो रहा है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से कुछ टाइप करूँगा, ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ डाल दिया एंड इस पर क्लिक करूँगा, तो जब ये क्लिक करता हूँ तो अपना पेज रीलोड नहीं होता है। क्यों रीलोड नहीं होता है? क्योंकि हमने ये नेविगेट यूज़ किया। तो नेविगेट क्या करता है, आपका इंटरनली वो पेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देता है, ठीक है, लेकिन आपको एप्लीकेशन को आपका रीलोड नहीं करता है। यहाँ पर आपको ये रीलोड का बटन एक्टिवेट होते हुए नहीं दिखेगा। देखिए अभी मैं इसको ऐड यूज़र पर क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए ये हिट नहीं हुआ, ठीक है, आपका एप्लीकेशन रीलोड नहीं हुआ था, तो यहाँ पर आपको डेटा दिख गया। लेकिन अभी देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये ट्रिगर हुआ, अभी ये ट्रिगर हुआ था, वापस इस पर क्लिक करता हूँ, वापस ये ट्रिगर हुआ था। इसका मतलब आपका पेज जो एप्लीकेशन है वो रीलोड हुआ। तो जब भी आपका एप्लीकेशन रीलोड होता है तो आपका डेटा गायब हो जाता है, मतलब जो भी नया डेटा आप ऐड करते हो वो चला जाता है, ठीक है। तो अभी वापस से दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने कुछ डाला, फ़ोन में कुछ टाइप किया, ऐड यूज़र पे क्लिक किया, अभी इसी पेज में है, इसी पेज को देखिए मैं रीलोड करता हूँ एंड वो डेटा चला गया। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब भी हम एक पेज से दूसरे पेज पे इधर जो अपना ये मेनू ऑप्शन है नेव बार में, तो नेव बार में एक पेज से दूसरे पेज में जा रहे हैं तो अपना डेटा गायब हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं? ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अगर नेव बार में जाएंगे तो अपने को पता चलेगा कि अगर मैं नेव बार में जाता हूँ, Ctrl+P नेव बार, तो नेव बार में कहाँ पर है, ये अपने लिंक रहे सारे यूज़र्स, ऐड यूज़र, एडिट यूज़र, यही वो प्लेसेज है, यूज़र्स, ऐड यूज़र, एडिट यूज़र, जहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। ऐड यूज़र, एडिट यूज़र, ये सब क्या है, ये देखेंगे आप, ये जो HTML ए वाला होता है एंकर टैग, उसके अंदर हम ये यूज़र्स और ये सब यूज़ कर रहे हैं। तो एंकर टैग क्या करता है, एंकर टैग में आप href एट्रीब्यूट होता है, उसमें आप ऐसे बताते हैं कि कौन से, जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो कहाँ जाना है। तो एंकर टैग का प्रॉब्लम है कि एंकर टैग आपका उस जहाँ पर भी आप क्लिक करते हो वहाँ पर लेके तो चला जाता है, लेकिन वो रीलोड करके लेके जाता है, ठीक है। तो यही दिक्कत हो रहा है। एंकर टैग का प्रॉब्लम ये है कि अभी मैं यूज़र पेज में ऐड यूज़र में चला तो जाऊँगा, ठीक है, ये ऐड यूज़र पेज में आ गया, लेकिन वो रीलोड करके लाया मेरे को, ठीक है। वापस से यूज़र्स में जाना हो तो ये रीलोड कर रहा है। तो इसीलिए हम एंकर टैग को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एंकर टैग क्या करता है, अपने को पेज को रीलोड करेगा, और पेज को रीलोड करेंगे तो अपना डेटा गायब हो जाएगा जो भी हमने नया ऐड किया होगा। तो ये ए टैग इस तरीके से हम यूज़ नहीं कर सकते, ये करने से अपने को प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या वो सॉल्यूशन है जिसका हम यूज़ करेंगे अगर हम ये नहीं करना चाहते हैं? तो अब वो सॉल्यूशन अपना ये है कि जो हमने अभी जस्ट यूज़ किया, अपने को नेविगेट के थ्रू अपने को एक पेज से दूसरे पेज में जाना रहेगा, ठीक है। तो अगर हम यही नेविगेट वाला सिस्टम यूज़ करेंगे तो इससे अपना जो पेज रीलोड नहीं होगा, एप्लीकेशन रीलोड नहीं होगा, तो डेटा गायब नहीं होगा, ठीक है। तो नेव बार में भी अपन सेम चीज़ यूज़ करेंगे, ऐसे कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज़ नेविगेट, एंड ऐसे उस तरीके से नेविगेट में पास कर देंगे जब अपना डेटा रहेगा, जो भी अपने URL जिस पे भी जाना है। तो मैं अपने ये जो नेव बार कंपोनेंट है यहाँ पर कॉन्स्ट नेविगेट एक फंक्शन बनाऊंगा, नेविगेट, एंड इसकी वैल्यू यूज़ नेविगेट। तो यूज़ नेविगेट अपने को एक फंक्शन देता है, रिएक्ट ऑटोडोम से इसको इंपोर्ट कर लिया, तो ये एक फंक्शन रिटर्न करता है, और उस फंक्शन रिटर्न की वैल्यू क्या बन जाएगी, नेविगेट के बराबर। अब इस नेविगेट को अपने को यूज़ करना है, तो नेविगेट को यूज़ करने के लिए अपने को क्या यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो जब भी हम चाहेंगे कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ इस जगह पे, तो मेरे को इस URL पे मैं चला जाऊँ, लेकिन अब अपने को एंकर टैग हटाना है क्योंकि एंकर टैग प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं अपन देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको
ए टैग से अपने को दूसरे टैग में बदलना पड़ेगा इसको, क्योंकि ए टैग यूज़ करेंगे तो यह गड़बड़ होगा। उसमें ड्यू बना देता हूँ, ए टैग से मैं इसको ड्यू बना देता हूँ, ठीक है, ड्यू। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब ये ड्यू है, ए टैग तो है नहीं, ए टैग के लिए एचरेफ यूज़ होता है, तो एचरेफ को हटा देते हैं, ये ड्यू हो गया। अब ऐसे ही इसको भी मैं ड्यू कर देता हूँ, ड्यू इसको किया तो नीचे भी ड्यू से बंद करेंगे इसको, इसमें भी एचरेफ को हटाएंगे, ठीक है। जैसे ही अपना ये वाला भी अपन चेंज कर देंगे, ड्यू से कर देंगे इसको, ड्यू से इसको क्लोज कर देंगे एंड इसका एचरेफ हटा देंगे। तो अपन ने अभी ये चेंज तो कर दिया, लेकिन अभी इसमें सेव करता हूँ तो अभी कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम कहाँ बोल रहे हैं कि इस पर क्लिक करने से, इस वाली चीज़ पे क्लिक करने से कुछ अपने को एक्शन करना है, वो तो हमने बोला ही नहीं। तो अभी देखिए कि अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें डिव में कन्वर्ट कर दिया, बस लिंक हटा दिया हमने। ये टैग क्या करता है, अपने को लिंक देता है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं क्लिक करने पे। तो कैसे हम ये बताएं कि जब इस पर क्लिक करूँ मैं, तो अपन को नेविगेट करना है और दूसरे यूआरएल पे जाना है, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं कि ये यूज़र्स किसके अंदर है, डिव के अंदर। तो डिव पे अपन ऑन क्लिक, अपने को जो ऑन क्लिक जो इवेंट होता है वो बटन पे ही नहीं, अपने को डिव पे भी अवेलेबल होता है और बाकी चीज़ों पे भी हम ऑन क्लिक यूज़ कर सकते हैं। तो ऑन क्लिक अपने को बाकी HTML एलिमेंट के लिए भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ऑन क्लिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑन क्लिक का मतलब ये हो गया कि इस डिव के अंदर या कि जो भी चीज़ है या इस डिव पे जो भी क्लिक करेगा, ठीक है, इस डिव पे जो भी क्लिक करेगा, तो आप ये बता रहे हैं कि ऑन क्लिक पे क्या करना है। ऑन क्लिक लिखूँगा इक्वल टू, और ऑन क्लिक की वैल्यू क्या रहती है, एक फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन बनाने के बजाय आप यहीं पे फंक्शन बना दीजिए इसका। तो फंक्शन के लेता है पैरामीटर एरो फंक्शन वाला फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन बनेगा और यहाँ पर अपन को जो करना है वो लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, एक ही लाइन में काम करना है, नेविगेट करना है। नेविगेट आपका वेरिएबल अपन ने ऊपर बना रखा है और उसके अंदर अपने को जहाँ पर जाना है उसका पास कर देते हैं। कहाँ पर जाना है अपने को, स्लैश। यूजर्स पे जब क्लिक करेंगे तब स्लैश पे जाना रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिव पे ऑन क्लिक फंक्शन बना दिया और उसकी वैल्यू क्या हो गई, फंक्शन। तो फंक्शन क्या करेगा, राइट साइड में, बस एक लाइन का था इसीलिए हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं बनाया फंक्शन के राइट साइड में। फंक्शन क्या करेगा, ऑन क्लिक पे ये फंक्शन ट्रिगर होगा और ये क्या करता है, नेविगेट कर देगा, नेविगेट को कॉल करेगा फंक्शन में और उसमें पैरामीटर पास कर देगा तो नेविगेट इस पर कर देगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम ऑन क्लिक लिख सकते हैं, ऑन क्लिक। एंड यहाँ पर भी फंक्शन एरो फंक्शन बनाएंगे एंड ये क्या करेगा, एरो फंक्शन नेविगेट करेगा, इसका वेरिएबल ऊपर बना रखा है। और जब ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे तो कहाँ जाना है अपने को, स्लैश ऐड यूज़र। इसका लिंक हमने यहाँ बता रखा है app.js में, उसको आप कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है अपने को। एंड यहाँ पर भी आप सेम चीज़, ऑन क्लिक, यहाँ पर एरो फंक्शन एंड नेविगेट करना है आपको। नेविगेट करके कहाँ जाना है, एडिट यूज़र पर, एडिट यूज़र, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी अपने जो डिव है, डिव कंपोनेंट के अंदर जो ऐड यूज़र लिखा है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये किसके अंदर था, डिव के अंदर, ठीक है। तो ये ट्रिगर होगा, डिव के अंदर अपन ने ऑन क्लिक इवेंट लिखा है, तो जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑन क्लिक ट्रिगर होगा। और ये क्या करता है, उसके अंदर अपने फंक्शन में बता रखा है कि क्या करना है, कि नेविगेट करना है। नेविगेट में यूआरएल डाल दिया है कि जहाँ पर इस पेज पे जाना है वो उसका हमने यहाँ बता दिया, ठीक है। तो हम अपना एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर अभी देखना कि मैं भी ऐड यूज़र पे क्लिक करता हूँ, तो अभी देखिए यहाँ पर आ गया। अभी हम कोई भी डेटा डालते हैं, एंड ऐड यूज़र पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर अपना डेटा ऐड हो चुका है। अभी मैं ऐड यूज़र पे क्लिक करता हूँ, वापस से इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए अभी आपका डेटा गायब नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी पेज ये रीलोड का ट्रिगर नहीं हो रहा है। अभी मैं ऐड यूज़र पे क्लिक किया, देखिए ऐड यूज़र पे आया, फॉर्म दिख रहा है, वापस से यूज़र्स पे गया तो ट्रिगर नहीं हुआ। डेटा कब गायब होता है आपका, जब आपका पेज रीलोड होता है। पेज रीलोड कब होगा, जब आप खुद करेंगे या तो मैं रीलोड पर क्लिक करता हूँ तो गायब हो जाएगा। दूसरा केस कब है कि आपका डेटा कब गायब होगा, जब आप एप्लीकेशन को स्टॉप कर देंगे, एप्लीकेशन को बंद कर देंगे, वापस से एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे, तो उस समय आपका डेटा जो भी नया डेटा आपने क्रिएट किया होगा वो गायब हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट डेटा जो अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं वही रहेगा। अभी ये अपने को क्यों दिख रहा है, ये गायब क्यों नहीं हुआ, कि ये वो डिफ़ॉल्ट डेटा है। डिफ़ॉल्ट क्यों है, क्योंकि ये हमने हार्ड कोड कर रखा है, हमने बना रखा है। कहाँ पर बना रखा है,
यहाँ पर देखिए आप, अभी मैं ऐप डॉट जेएस में, ये हमने यहाँ पर पूरा एकदम फिक्स कर रखा है कि बाई डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू रहेगी यूज़र्स की, ये वैल्यू रहेगी। ठीक है, यूज़र्स में आईडी 1 2 3 और उनके नेम बाई डिफ़ॉल्ट ऐसे रहेंगे। जो चौथा यूज़र हमने क्रिएट किया था वो हमने खुद ने बनाया था, तो वो तो यहाँ पे है नहीं। तो जब भी एप्लीकेशन लोड होगा, स्टॉप होकर लोड होगा, तो वो नए डेटा गायब हो जाएंगे और बाई डिफ़ॉल्ट ये डेटा वापस से क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ऐड यूज़र का ये हो गया, यूज़र्स पेज हो गया। एंड इस तरीके से हम अपना जो भी है नया यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मैं एक और चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो आपकी देखने लगी। फॉर एग्जांपल अभी हम एक यूज़र क्रिएट करते हैं 987654 एंड उसको ऐड करते हैं, तो 4 आईडी का जॉन डो और ये जो फ़ोन नंबर डाला वो ऐड हो गया। अभी मैं फिर से ऐड यूज़र पे जाता हूँ, फिर से नया यूज़र क्रिएट करता हूँ। ठीक है, नाम रख देते हैं, ठीक है, मैं ऐड यूज़र पे क्लिक करता हूँ। देखिए अमन कुमार ऐड हो गया फ़ोन नंबर, लेकिन आप देखेंगे आईडी जो है उसका आईडी फिर से 4 आया। अब आईडी तो ऑटोमेटिकली अपन चाहते हैं कि आईडी ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहे, है ना, 1 2 3, क्योंकि अपन ऐड यूज़र फॉर्म में हमने कहीं आईडी का तो अपन पैरामीटर दे नहीं रहे कि आईडी आप खुद दो। ठीक है, रोल नंबर तो ऐसी चीज़ है जो अपने को ऑटोमेटिकली मिलती है। ठीक है, हम खुद अपना रोल नंबर थोड़ी बताते हैं कि अपना रोल नंबर ये होना चाहिए वो होना चाहिए। ठीक है, वो तो डेटा के हिसाब से पता चलेगा कि कितना अपने को मिलना चाहिए। ठीक है, अगर 3 डेटा ऑलरेडी है तो अपनी आईडी 4 हो जाएगी, 4 डेटा है तो अपनी आईडी 5 हो जाएगी, इस तरीके से। तो यहाँ पर तो दोनों 4 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जब भी हम ऐड यूज़र में ऑन ये बटन पे क्लिक कर रहे हैं, अपना ये ऑन सबमिट जो फंक्शन है वो ट्रिगर हो रहा है। ऑन सबमिट के अंदर हमने क्रिएट यूज़र फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और क्रिएट यूज़र फंक्शन कहाँ से आ रहा है, प्रोप्स मतलब डेटा से आ रहा है बाहर से। तो क्रिएट यूज़र फंक्शन कहाँ है, ये यहाँ पर हमने जो ऐड यूज़र है उसमें क्रिएट यूज़र का बनाया था, और उसकी वैल्यू क्या है, ऐड यूज़र क्या है, ये रहा फंक्शन, उसमें नेम एंड फ़ोन नंबर पास कर रहे हैं। यहाँ पर देखो हर एक जो भी नया यूज़र क्रिएट कर रहे हैं उस हर एक की आईडी अपन 4 कर रहे हैं। यहाँ पे आईडी इक्वल टू 4 लिखा है, आईडी कोलन 4 लिखा है। इसी वजह से जो भी नया यूज़र आप क्रिएट करेंगे सबका भी आईडी 4 ही रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये आईडी यहाँ पर हमने 4 लिखा है, उसी वजह से दोनों का 4 हुआ। अगर हम बाकी के 10 भी ऐड करेंगे तो 10 यूज़र का बाकी का भी 4 ही रहेगा। तो कैसे हम यहाँ पर इसका आईडी जैसे डायनामिक रख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर आईडी ऑटोमेटिकली हम चाहते हैं कि 3 यूज़र हैं तो 4 हो जाए, 4 यूज़र है तो 5 हो जाए, इस तरीके से। तो ये काम भी हम कर सकते हैं। तो ये काम भी देखते हैं कि इसमें थोड़ा जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे हम अच्छे से। यहाँ पर देखिए कि हम करना क्या चाहते हैं, अपना जो भी साइज़ रहेगा उसके हिसाब से आईडी रहेगा। ठीक है, अगर आईडी अपने यूज़र्स के अंदर अभी डेटा कितना है, टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, 3 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो जब नया आएगा तो उसका नए वाले का आईडी कितना होना चाहिए, अभी जो करंट अपना जो लेंथ है कितना है 3, तो उसका नए वाले का कितना होना चाहिए, 3 + 1 4 होना चाहिए उसका। ठीक है, 3 + 1 हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर टोटल 4 अभी अपने अरे में रहेगा, यूजर्स टोटल 4 रहेंगे, नया ऐड करेंगे तो उसका भी 4 + 1 में से +1 करके आना चाहिए। ठीक है, तो अपने को जो भी अपनी करंट साइज होगी अरे की उससे +1 करके अपने को नया आईडी क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा वो फंक्शन है, ठीक है, या ऐसा चीज़ है जिससे हम बता सकते हैं कि अपने यूज़र्स का जो साइज़ है अपन बता सकते हैं, यूज़र का कितना मतलब टोटल अभी उसमें काउंट कितना है, कितने यूज़र्स हैं, कितने आइटम्स है अरे के अंदर, वो हम बता सकते हैं। जो हमने जावास्क्रिप्ट में देखा था इसका, जिसको हम कैसे बता सकते हैं। अगर हम अरे में जाएंगे तो अरे के अंदर ये लेंथ करके, यहाँ पर लेंथ लिखा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अरे के अंदर एक डॉट लेंथ करके रहता है। ठीक है, वो फंक्शन ही होता है, वो उसके अंदर फील्ड रहता है, उसके अंदर वो वेरिएबल रहता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे अपने को उसका साइज़ पता चल जाता है। ठीक है, तो अगर मैं अभी यहाँ पर इसमें जाता हूँ, यहाँ पर हम देखते हैं यूज़र्स, ऐसे एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका वैल्यू रहेगा कॉन्स्ट लेट करके बनाते हैं, लेट यूज़र्स साइज़ उसका नाम रहेगा, मतलब वो क्या बताता है, यूज़र्स की जो साइज़ है वो बताएगा इसके अंदर कितने आइटम है, यूज़र साइज़। एंड उसकी वैल्यू क्या बनेगी, यूज़र्स जो आपका अरे है, यूज़र्स अरे के अंदर एक
क्या बोलते हैं फील्ड होता है लेंथ करके, ये देखिए लेंथ आपको दिखा भी रहा है, इसको आपको यूज़ करना है। तो यूज़र्स डॉट लेंथ आपको क्या देता है, यूज़र्स डॉट लेंथ आपको उस यूज़र्स की जो टोटल साइज़ है वो बता देता है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर टोटल आईडी कितना होना चाहिए, यूज़र की जो साइज़ है अभी उससे +1 करके उसकी नई आईडी बननी चाहिए। तो यहाँ पर हम डायनामिक कैसे करेंगे कि जब भी कोई नया यूज़र क्रिएट हो तो आईडी उसका नया यूज़र की जो करंट साइज़ है वो इससे पता कर रहे हैं हम कि अभी करंट साइज़ क्या है, फिर उसमें से +1 कर देंगे तो आईडी बन जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे यहाँ पर भी ऐसे करके लिख सकते हैं कि यूज़र का साइज़ कितना है, अभी यूज़र के साइज़ के लिए हमने वेरिएबल बना दिया यूज़र साइज़ एंड +1, ठीक है, +1 सॉरी। तो आईडी कितना बनेगा, यूज़र की जो साइज़ रहेगी कितनी है 3, तो ये यूज़र साइज़ की वैल्यू क्या बन जाएगी, अभी ये 3 यूज़र है तो इसकी 3 बन जाएगी वैल्यू, एंड 3 + 1 कितना हो जाएगा, तो नया आईडी 4 होगा। फिर जब 4 यूज़र हो जाएंगे तब अपन नया यूज़र ऐड करेंगे, तब उससे यूज़र साइज़ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 4 + 1 5, ऐसे करके अपना साइज़ चेंज होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर नया वेरिएबल बनाने के बजाय आप डायरेक्टली, तो अब लेफ्ट साइड में आप ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको एक फिक्स वैल्यू लिखनी होती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जब कोई भी प्रॉपर्टी लिखते हैं राइट साइड में जब उसकी वैल्यू लिख रहे होते हैं तो यहाँ पर आप प्रॉपर्ली, यहाँ पर आप क्या बोलते हैं इसको +1 -1 ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना। लेकिन ओवरऑल जो उसकी फाइनल वैल्यू रहेगी वो तो ये पूरा मिला के बनेगी, ठीक है। जो भी आप कोलन के बाद लिखेंगे पूरा कंप्लीट वो उसकी वैल्यू बनेगी, कोमा से पहले एंड कोलन के बाद, ठीक है। तो जो फाइनल उसका रिजल्ट आएगा वही आईडी की वैल्यू बनेगी। तो अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको हम वेरिएबल क्यों बनाएं, इसका हम सीधा इसको यहीं लिख देते हैं यूज़र्स डॉट साइज़, यूज़र्स डॉट लेंथ अपने को क्या देगा, उसकी लेंथ देगा और उसमें +1 डाल रहे हैं तो वो आईडी बन जाएगा। तो अभी यहाँ पर यूज़र्स डॉट लेंथ कितना है, यूज़र्स का कितना लेंथ है टोटल 1, टोटल इसमें आइटम कितने हैं 3, तो ये टोटल यूज़र्स डॉट लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 3 + 1 कितना हुआ 4, तो आईडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो ये मैं बताना चाहता हूँ। तो इस तरीके से हम यहीं पर जो भी नया आईडी होगा वो करंट जब भी यूज़र की पहले लेंथ चेक करेगा और उसमें +1 कर देगा। तो अगर मैं अभी जाता हूँ एंड यहाँ पर अगर हम अभी अपना यूज़र क्रिएट करते हैं एड यूज़र पे जाके जोन 2 789 एड यूज़र, देखिए ऑटोमेटिकली अभी 3 से 3 पहले साइज, तो अभी इसका आईडी इसको कितना मिल गया 4। तो मैं फिर से एड यूज़र पे जाता हूँ, फिर से नया यूज़र ऐड करता हूँ, ठीक है, एंड इसको कुछ फ़ोन नंबर दे देते हैं। एड यूज़र पे क्लिक करता हूँ, देखिए इसको ऑटोमेटिकली कितना मिल गया 5, ठीक है। तो ये 3 4 5 ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर हमने बता दिया है कि आईडी कितनी रहेगी, यूज़र की करंट साइज़ +1 करके नई आईडी बनेगी, अपना नया यूज़र का आईडी बनेगा और वो जो भी यूज़र बनेगा उसको हम पुश कर रहे हैं यूज़र सारे के अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसमें ये जो भी हम नए यूज़र को ऐड कर रहे थे, ठीक है, तो वो हम फाइनली अपने यूज़र्स टेबल के अंदर अपने को दिख रहा है अब, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़र को ऐड कर सकते हैं। तो उसमें हमने एक तो यूज़ नेविगेट देखा कि यूज़ नेविगेट के मदद से कैसे हम एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हैं, क्योंकि जो हम एंकर टैग यूज़ कर रहे थे ए वाला HTML एलिमेंट जो यूज़ कर रहे थे उसमें जो href एट्रीब्यूट होता है वो क्या कर रहा था, पेज को रीलोड कर रहा था ना। जब पेज रीलोड होता है अपने रीड का तो वो डेटा जो है नया डेटा गायब हो जाएगा, इसलिए हमने उसको पहले तो हटाया और हमने यूज़ नेविगेट को यूज़ किया, ठीक है। और साथ ही साथ हमने इसमें क्या किया था, हमने जो अपना यूज़र्स का जो डेटा था पहले कहाँ था, वो पहले अपना वो यूज़र्स कंपोनेंट के अंदर था, उसको हमने वहाँ से उठा के हमने ऐप कंपोनेंट में डाल दिया, मेन कंपोनेंट में। वो इसलिए डाला ताकि यहाँ से हमने यूज़र्स का जो डेटा था वो यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया, ताकि फिर यहाँ से सब लोग उसको यूज़ कर पाएँ जिसको भी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ऊपर आता है तो ये अब डेटा यहाँ से यहाँ पास कर सकता है, यहाँ से यहाँ। लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे को पास नहीं कर सकते क्योंकि एक दूसरे को आपस में वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे ये इसके अंदर यूज़ नहीं हो रहा है, ये इसके अंदर यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। और हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, जो फंक्शन क्या करता है, वो फंक्शन नए यूज़र को ऐड करता है और अपने अरे के अंदर पुश कर देता है उस नए यूज़र को। और तो वो फंक्शन जो कॉल कर रहे हैं अपन ऐप से नहीं कर रहे हैं, उस फंक्शन को यूज़ कहाँ कर रहे हैं, बना तो यहाँ रहे हैं ऐप में, लेकिन उसको यूज़ तो कहाँ से कर रहे हैं, ऐड यूज़र से, ठीक है। तो जब फंक्शन को यहाँ बना रहे हैं और यूज़ ऐड यूज़र में कर रहे हैं तो वो काम कैसे हो सकता है, तो फंक्शन को बना यहाँ रहे हैं, यूज़ यहाँ पे कैसे होगा, प्रोप्स के तरीके से होता है, ठीक है। तो वो फंक्शन जो है हमने यहाँ से बनाया यहाँ पर, लेकिन उसको यहाँ से यहाँ पास कर दिया ताकि ये उसको यूज़ कर पाए। फिर यहाँ पर इसको कॉल कर रहे हैं तो अपना जो फंक्शन है वो यहाँ वाला ट्रिगर हो रहा है फिर, और वो नए यूज़र को क्रिएट कर रहा है।
दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आपने आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यूज़ नेविगेट हुक की मदद से अपन एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।